आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं अभिनेत्री आसावरी जोशी से जयंत पात्रिकर की बातचीत। आइए आज सुनते हैं इस बातचीत का पहला भाग। नमस्कार श्रोताओ, आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने जिन्हें आमंत्रित किया है वे हैं आपकी हमारी बेहद खूबसूरत और पसंदीदा अभिनेत्री, मराठी और हिंदी सिनेमा और सीरियल के क्षेत्र में अपना नाम रोशन करने वाली जानी मानी अदाकारा आसावरी जोशी जी। आसावरी जी, विविध भारती के स्टूडियो में तहे दिल से स्वागत है आपका। नमस्कार। आसावरी जी, शुरू से शुरुआत करते हैं। जी। बहुत सी बातें होंगी, आपके करियर के बारे में हम जानेंगे जी। और श्रोताओं ने जिन सीरियल्स में और सिनेमा में आपको देखा है, फिल्मों में देखा है, उनके बारे में भी बातचीत होगी। मगर हम पीछे चलते हैं, थोड़ा आपके बचपन की ओर चलते हैं और वहां से शुरुआत करते हैं। जी। क्योंकि हमें उत्सुकता पहले यह है कि आपकी अभिनय की यात्रा जो शुरू हुई थी, यानी पहली बार आपने मंच पर कदम रखा था, वो कौन सा समय था, क्या अवसर था? एक्चुअली मैं 3 साल की थी जी। तभी हम लोग गोरेगांव में रहते थे। हाँ। और वहाँ पे गणेशोत्सव बहुत जोरों से मनाया जाता था जी। उसमें फैंसी ड्रेस कंपटीशन थी ओह। और मैं श्री कृष्ण बनी हुई थी। क्या बात? और मेरी मम्मी की बड़ी इच्छा थी कि मैं कृष्ण भगवान के रूप में बनूं और स्टेज पे इंट्रोड्यूस हो जाऊं या मैं भाग ले लूं उसमें। और मुझे बहुत फियर था, बहुत डर था। अच्छा। तो ऐसे सज धज के सब वो मुकुट वुकुट पहना के सब रेडी हो गई मैं। और जैसे भी मंच का पर्दा खुला, सामने ऑडियंस देख के मैं इतनी डर गई कि जैसे पर्दा खुल रहा था तो पर्दे के साथ साथ मम्मी अंदर जा रही थी विंग में। तब तक मम्मी खड़ी थी कि मुझे डर ना लगे। जैसे पर्दे के ऐसे ऐसे निकल रही थी तो उसको देख के मैं इतनी, मतलब मेरा डर इतना बढ़ा कि वो मैं सामने देखा और उसी वक्त मैं अंदर भाग गई। सो यू कैन से मेरी एंट्री एग्जिट एक ही वक्त हुई थी जो मेरी लाइफ की फर्स्ट एंट्री थी इस फील्ड में। तो मम्मी बड़ी नाराज हो गई और उनको लगा कि ये लड़की कभी स्टेज पे खड़ी नहीं होगी। ये मेरी शुरुआत थी। क्या उम्र रही होगी आपकी तब? 3 साल की थी। 3 साल। अच्छा। तो जो ऑडियंस का डर जो है वो बहुत लगा था क्योंकि पहली बार स्टेज पे खड़ी थी। अगर आज के बच्चों को देखा जाए तो आज उनको प्लेटफॉर्म जिस तरह से मिल रहा है वो उस टाइम नहीं था। मैं बात कर रही हूँ 1968। तो उस टाइम जैसे गणेशोत्सव है, नवरात्रोत्सव है, ये जो इवेंट्स होते थे उसी वक्त बच्चों को फैंसी ड्रेस कंपटीशन है या इलोक्यूशन कंपटीशन है या कुछ प्ले करना है, ड्रामा है, तो उसमें मिलता था या स्कूल में मिलता था। इसके अलावा आजकल जो हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे जिस तरह से अपनी कला पेश करते हैं रियलिटी शो में, जो गाना हो या डांस हो, माय गॉड, मतलब वो सब हमारे टाइम में नहीं था। तो हम सिर्फ इसी में खुश थे कि यहाँ पे मौका मिला है तो इसमें काम करना है। पर वो थोड़ा बाद में वो समझ आई। 3 साल की थी तब बहुत डर गई थी। बहरहाल हम आगे और बातचीत करेंगे और हमारे प्रोग्राम का जैसा रिवाज है कि हमारे मेहमान की पसंदीदा गाने हम सुनते हैं। अरे वाह। तो आप कौन सा गाना हमें सुनवाएंगे? मेरे वैसे पसंदीदा बहुत सारे गाने हैं, उसमें से एक गाना मैं आपको बताती हूँ, मेरे नैना सावन भादो। क्या बात है, महबूबा फिल्म का बड़ा ही खूबसूरत गाना है। बिल्कुल। तो ये गाना लता जी की आवाज में भी है। जी, और किशोर कुमार जी की आवाज में भी। तो लता जी की आवाज में मैं पसंद करती हूँ। आइए सुनते हैं। जी। मन प्यासा
फिर भी मेरा मन प्यासा क्या बात है। इस खूबसूरत से गाने के बाद आसावरी जी आगे बढ़ते हैं जी। और आपकी अभिनय यात्रा में स्कूल के दिनों में आप कैसे मंच पर और आगे बढ़ी और वो कौन लोग जिम्मेदार थे कि जिनकी वजह से आप में वो हिम्मत बढ़ी, आप एक अच्छी अभिनेत्री की रूप में उभरी? जी, मैं बिल्कुल ये बात सबसे शेयर करना चाहूँगी, आपसे भी और दर्शकों से भी। एक्चुअली मैं जब स्कूल में जाना मेरा शुरू हुआ, जैसे कि फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में, तभी ये सब जो डर था वो निकलने लगा था और काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स में भाग लेना शुरू हुआ था। जैसे कि इलोक्यूशन कंपटीशन है, वक्तृत्व स्पर्धा बोलते हैं, जी, जी। या फिर वन एक्ट प्ले है, या जो अलग अलग इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होती थी उसमें मैंने भाग लेना शुरू किया था। और इसमें भी मेरे मम्मी डैडी ने मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया था और उनके साथ साथ मेरे मामा थे जो मम्मी के बड़े भाई, उन्होंने बहुत इनिशिएटिव लिया था
क्योंकि उनको ऐसे लगता था कि मुझ में स्पार्क है। तो वो जो इलोक्यूशन कंपटीशन के लिए जो भाषण लिख के देते थे, स्पीच, जी, जी। वो बहुत इनिशिएटिव लेके लिख के देते थे मुझे, मम्मी डैडी के साथ साथ, और रिहर्सल करवा लेते थे। और कुमार कला केंद्र नाम की जो संस्था इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स करती थी, वो उनकी थी। अच्छा। तो उनकी बड़ी इच्छा होती थी कि हर कॉम्पिटिशन में मैं पार्टिसिपेट करूं और मुझे प्राइज मिले, ताकि एक एक्सपीरियंस मेरा बढ़ता जाए। तो बचपन से वो शुरुआत हो गई थी वहां पे। और फिर एक्टिंग का भी थोड़ा थोड़ा मुझे उसी टाइम ऐसा लगता था कि मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी छोटी उम्र में तो ये नहीं होता है कि मैं ये करियर करूंगी, वो जैसे आज के बच्चे बहुत जल्दी सोचते हैं, उस टाइप का तो लाइफ था ही नहीं। ये तो एक शौक के तौर पे मुझे बहुत अच्छा लगता था पार्टिसिपेट करना, और जो डर लगता था वो डर निकल गया था। जैसे कि समझिए मैं सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड में थी, तो ऑडियंस का डर तभी निकल गया था मेरा, जो मुझे पहले लगा था। तो वो स्टेप बाय स्टेप मेरा करियर मेरी स्कूल में मैं बनती गई, ऐसे बोलने के लिए मतलब मैं ये बोलूंगी कि मेरी जो टीचर्स थी जिन्होंने मुझे तैयार किया हर एक कंपटीशन के लिए, मेरे लिए वो स्कूल खत्म होने के बाद थोड़ा टाइम निकाल के मेरे रिहर्सल्स लेती थी, वो जो टीचर्स थी उनकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने स्कूल के अलावा पर्सनली टाइम दे के मुझे तैयार किया हर कंपटीशन के लिए। फिर मेरे मम्मी डैडी रिहर्सल लेते थे या मेरे मामा जी रिहर्सल लेते थे, उनके भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे तैयार करने में काफी दिलचस्पी दिखाई थी और मेरा एनकरेजमेंट बढ़ाया था। तो ये सबका हाथ लगा हुआ है मुझे बढ़ने में, राइट। महाराष्ट्र में मराठी रंगभूमि, मराठी रंगमंच जो है बहुत ज्यादा विकसित है जी। और बचपन से क्या कभी आपको मौका मिला है नाटकों को देखने का, और उन मंचन का आपके पर कुछ प्रभाव हुआ हो? हाँ जी, देखा तो नहीं, क्योंकि उस टाइम ना बच्चों के लिए सिर्फ बाल नाट्य होता था कि छुट्टी में मम्मी डैडी या कोई भी अपने रिलेटिव्स बच्चों को लेके जाते थे ड्रामा प्ले दिखाने के लिए, जो आजकल भी बच्चों के लिए बाल नाट्य दिखाते हैं। तो बड़ों का नाटक देखने का कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस होते थे। आजकल के जैसा नहीं कि किसी भी प्ले को बच्चों को लेके जाते हैं, प्ले दिखाते हैं, उस टाइप का नहीं था। बिकॉज बिल्कुल एकदम मिडिल क्लास मराठी फैमिली से मैं हूँ, तो वो संस्कार और डिसिप्लिन बहुत था घर में। तो ऐसे कभी नाटक देखने गए मम्मी डैडी के साथ, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। पर बच्चों के लिए जो चीजें थी वो बिल्कुल हमें उसकी फैसिलिटी मिलती थी। तो बच्चों के नाटक जो थे, जो ड्रामा थे, वो देखने के लिए हम जाते थे। अच्छा। तो तभी भी कुछ ऐसा नहीं लगा था कि इसमें मैं कभी काम करूंगी। ऐसी मुझे अपॉर्चुनिटी आई और मुझे बुलाया गया कि आप इसमें काम करेंगी। तो मैं उस टाइम मैं काफी बड़ी थी, मैं बच्ची नहीं थी, और मेरा पहला जो प्रोफेशनल थिएटर का शुरुआत पहली जो है वो बाल नाट्य से हुई। अच्छा। तो अचाट गावची अफाट मावशी करके मराठी प्ले था, वो बच्चों के लिए था। उसमें मैंने पहला प्रोफेशनल मेरा प्ले वो हुआ। क्या बात है। तो ये असल शुरुआत मानी जाएगी। जी। आगे बढ़ने से पहले आपकी पसंद का एक और गाना। ये है फिल्म इजाजत का गाना, कतरा कतरा जीने दो। क्या वापस एक बार आशा जी की आवाज, गुलजार साहब के बोल और आर.डी. बर्मन साहब का संगीत। आइए सुनते हैं। कतरा मिलती है, कतरा कतरा जीने दो, जिंदगी है, जिंदगी है, बहने दो, बहने दो, प्यासी हूँ मैं, प्यासी रहने दो, रहने दो ना। कतरा कतरा मिलती है, कतरा कतरा जीने दो, जिंदगी
कतरा मिलती है, कतरा कतरा जीने दो, जिंदगी है, जिंदगी है, बहने दो, बहने दो, प्यासी हूँ मैं, प्यासी रहने दो, रहने दो। कतरा मिलती है, कतरा कतरा जीने दो, जिंदगी है, जिंदगी है, बहने दो, बहने दो, प्यासी हूँ मैं, प्यासी रहने दो, रहने दो। कतरा कतरा जीने दो, जिंदगी है, जिंदगी है, बहने दो, बहने दो, प्यासी हूँ मैं, प्यासी रहने दो, रहने दो, रहने दो, रहने दो, रहने दो। आसावरी जी, आपने बताया कि एक मराठी बाल नाट्य से आपकी शुरुआत हुई प्रोफेशनली जी, और उसके बाद अभिनय का कोई वर्कशॉप या किसी स्कूल में आपने दाखिला लिया कि अब इस क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना है, तो इसके लिए आपने कुछ सोचा? मैंने कहीं पे भी कुछ भी ऐसा नहीं किया, कहीं पे भी मैं शिक्षा लेने के लिए नहीं गई। अच्छा, जो भी है इनबॉर्न है, यू कैन से। यू आर अ बॉर्न एक्टर। हाँ, मतलब भगवान ने जो दिया है उसको विकसित करने की मैंने कोशिश की। अच्छा, देखिए, हर किसी को भगवान कुछ ना कुछ देता है। अपने अंदर क्या है वो चीज का अगर हमें पता चलता है तो वो विकसित होनी चाहिए। उसके आजू बाजू की चीजें ऐसी करनी चाहिए कि जिसमें से वो उभर के आए। जी, जी। तो वो मेरी कोशिश बाद में रही कि अगर मेरी दिलचस्पी इसमें है जी, कि मेरा दिल यहाँ पे लगता है तो मुझे ये प्रोफेशन करके इसका स्वीकार करना चाहिए। अगर मैं ये प्रोफेशन के लिए जाऊं तो मुझे क्या करना चाहिए, ये मैं सोच रही थी। तब मैं 16 इयर्स की थी। अच्छा। मेरी 12th के एग्जाम का टाइम था और मैं तभी एक प्रोफेशनल प्ले कर रही थी। अच्छा। तो वो एग्जाम के टाइम बंद करवा दिया मेरे मम्मी डैडी ने, वो बात अलग है। लेकिन तभी से मेरे दिमाग में ये चीज आई कि मुझे इस चीज का शौक है,
मैं ये करना चाहती हूँ और मैं ये कर सकती हूँ, क्योंकि जब भी प्ले के शोज लगते थे वो हाउसफुल जाते थे, क्योंकि हमारे मेन लीड करने वाले भी बहुत अच्छा एक्टर्स थे, सब्जेक्ट वाज टोटली डिफरेंट, लेकिन वो एक हाउसफुल थिएटर का या प्ले का जो नशा होता है ना, वो तभी से मेरा शुरू हुआ था कि ऑडियंस देखो तो एकदम खुशी, जो 3 साल की थी तो जब हुआ था उसका कॉन्ट्रास्ट 16 इयर्स की हुई तभी हुआ कि ऑडियंस नहीं है तो मजा नहीं है, तो वो उसमें कुछ करना चाहती हूँ, ये मेरी शुरुआत मन में उस टाइम में हुई। फिर धीरे धीरे मतलब एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद मैंने ये सोचा था कि मैं करूंगी तो इसी फील्ड में करूंगी, नहीं तो मुझे दूसरे किसी फील्ड में दिलचस्पी नहीं है। और उस टाइम ऐसा था ना, जैसे आज इतने द्वार खुले हुए हैं, इतनी डोर्स ओपन है कि आप उसका एजुकेशन ले सकते हैं, उसके कोर्सेज कर सकते हैं, आप किसी, जैसे आपने कहा कि कोई संस्था होती है जो आपको गाइड करती है, ऐसा कुछ भी उस वक्त नहीं था। तो जो करना है अपने आप करना है और अपने सीनियर्स को देख के उनका गाइडेंस लेके करना है, ये एक ही वहां पे अपॉर्चुनिटी खुली थी। तो जितनी मुझसे होती थी मैं कोशिश करती थी, पर मेरे सीनियर एक्टर एक्ट्रेसेस जो मेरे साथ काम करते थे प्ले में या सीरियल में, उनको मैं उनसे कुछ सीखने की कोशिश करती थी। मैंने उनको कभी फॉलो नहीं किया, क्योंकि मेरा ये कहना है कि जब आप किसी को फॉलो करते हैं तो आप अनजाने में उनकी कॉपी करना शुरू कर देते हैं, विच आई डोंट बिलीव। मुझे अपना स्वत्व रखना था, मेरा खुद की आइडेंटिटी जो है वो मुझे कहीं खोनी नहीं थी। बहुत अच्छी बात आपने कही कि आपकी जो अभिनय शैली है वो आपकी अपनी मेरी अपनी है, विकसित की हुई है। किसी को फॉलो करके, किसी की नकल करके, नकल जानबूझ के भी नहीं करते, पर हम जब किसी को गुरु मानते हैं तो अपने आप वो गुरु का सब आ जाता है और हम उसी की तरह या उनकी तरह ही काम करने लगते हैं। मेरा अगला सवाल भी यही था आसावरी जी कि किसी भी कलाकार के बारे में जाना जाए तो उसके जीवन में कुछ लोग होते हैं जिनका उन पे प्रभाव होता है, उनसे वो प्रेरित होते हैं। ऐसे कौन से कलाकार थे, चाहे वो सिनेमा के हों या नाटक के फील्ड के हों? मैंने क्या किया, वही मैं आपको बता रही थी कि जो मेरे फेवरेट कलाकार थे, मराठी थिएटर के हो या मराठी फिल्म के हो या हिंदी फिल्म के हो, उनसे सब अच्छा क्या मैं उठा सकती हूँ, ये मेरी कोशिश रही। तो किसी एक से मैंने कुछ अच्छा स्वभाव उठाया कि अरे इनका बिहेवियर इतना अच्छा है कि हमें ये सीखना चाहिए कि कभी गुस्सा नहीं होना चाहिए, शांति से हैंडल करना चाहिए। आई एम वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, तो मुझे वो आत्मसात करने के लिए बहुत मुझे मतलब डिफिकल्ट हुआ था। लेकिन मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि कुछ ना कुछ अच्छी सी चीजें दूसरों से उठानी चाहिए। तो एक ये नेचर का हो गया, या कोई आर्टिस्ट ऐसे हैं कि जो एकदम जी जान लगा के काम करते हैं, उनका जो एक्टिंग में खो जाना, वो उठाने का एक मेरा मन ऐसे सोचता था कि मैं उनके जैसा पूरी जी जान लगा के काम करूं। तो ऐसे मैंने कई सारे एक्टर एक्ट्रेसेस सीनियर लोगों से एक चीज ऐसी उठाई है कि मैं ये सोचती हूँ कि परिपूर्ण जो बोलते हैं उस तरह से मैं हो जाऊं। ऐसे कोई होता नहीं, लेकिन कोशिश ये थी। तो किसी एक का नाम लेके मैं बोलूं कि मैं इनसे ये सीखी, ऐसा नहीं। किसी से सब अच्छी चीजें उठाने की कोशिश की, इसके लिए किसी की कॉपी नहीं बनी, इसमें मैं बहुत खुश हूँ। क्या बात है, और ये बात आपसे सीखने लायक है, हमेशा दूसरों से सीखना चाहिए। जी बिल्कुल। और कई बार हम देखिए ना, हम एक्टर एक्ट्रेस की बात नहीं करेंगे, हम सिंगर्स की भी बात करते हैं। जब क्लासिकल सिंगिंग में आपको गुरु के अलावा आप सीख ही नहीं सकते, या क्लासिकल डांस है उसमें गुरु के अलावा आप सीख ही नहीं सकते। तो जो गुरु हमें सिखाते हैं उनके जैसा ही हम गाते हैं या उनके जैसा ही हम परफॉर्म करते हैं। तो जब खुद का अकेले का परफॉर्मेंस करने का जब मौका मिलता है, तभी भी हम वो लोग वही कंपैरिजन करते हैं, उनका कॉन्सर्ट देखते हैं या उनका शो देखने अरे ये बिल्कुल उनके जैसे ही गाते हैं। तो मैं ऐसे चाहती हूँ कि जब ये होता है तब वो उनकी खुद की आइडेंटिटी खो देते हैं। इनके शिष्य है तो इनके जैसा ही गाते हैं, लेकिन आपका नाम, आपने जो मेहनत ली है, आपका खुद का कुछ ओरिजिनल भी तो होना चाहिए। इसके ऊपर मेरा थोड़ा ज्यादा ध्यान रहता है कि मैं खुद की आइडेंटिटी खोना नहीं चाहती। क्या बात है। संगीत का जिक्र हुआ है तो हम अगला सवाल संगीत के बारे में आपसे पूछेंगे, मगर उससे पहले इस मोड़ गाना सुनेंगे, आपकी पसंद का गाना सुनेंगे। चलिए फिर वापस आशा जी का एक गीत सुनते हैं, तोरा मन दर्पण कहलाए। काजल फिल्म से बहुत ही सुंदर रचना है। जी बिल्कुल, आइए सुनते हैं। जी। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे
दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा होए। इस उजले दर्पण पर प्राणी भूल न जमने पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। सुख की कलियां दुख के काटे, मन सबका आधार। सुख की कलियां दुख के काटे, मन सबका आधार। मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार। जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। इस गीत को सुनने से पहले आसावरी जी, हम संगीत की बात कर रहे थे। हाँ। संगीत से आपका रिश्ता कैसा रहा है? कभी संगीत सीखने का मौका मिला? संगीत मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ, बिल्कुल मेरे दिल की बात है। हाँ जी। कि अगर मैं अभिनेत्री नहीं बनती तो मैं गायिका बनती। क्या बात है? मतलब यही दो ऑप्शंस मैंने अपने लिए रखे थे कि ओहो। अगर एक्ट्रेस नहीं बनी तो मैं सिंगर बनूंगी, और इसमें से कुछ भी नहीं बनी तो हाउसवाइफ बनूंगी। एंड मैं अच्छी हाउसवाइफ हूँ, तो फिर भी मुझे प्रोफेशन के हिसाब से अगर पूछा जाए जी, जी, जी। तो ये दो ऑप्शंस मैंने अपने लिए रखे थे। और उसमें भी मैंने ये सोचा कि संगीत के क्षेत्र में अगर आना है तो एक्टिंग के क्षेत्र से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है वो, क्योंकि उसमें पेशेंस की बहुत जरूरत होती जी, है। जी, जी। आपको बहुत पेशेंस के साथ वो सीखना पड़ता है। बिल्कुल, आपके जवाब से समझ में आ गया है कि आपकी संगीत की शिक्षा बहुत पहले शुरू हो चुकी होगी। हाँ, तो वो संगीत की शिक्षा लेने के लिए मेरा मन तैयार नहीं हुआ। अच्छा। क्योंकि ये इतने पेशेंस नहीं थे मुझ में कि मैं ओहो। इतना सीख के मैं कुछ इसमें जाऊं। तो फिर एक्टिंग के लिए तो उस टाइम ऐसा कोई नहीं था कि किसी गुरु के पास जाके आप सीखो, हाँ, या हाँ। कहीं पे आप एडमिशन ले लो और अच्छा, सीखो। अच्छा। तो कंपैरेटिवली वो इजी था। हाँ। तो मैंने वो सिलेक्ट किया। अच्छा, अच्छा। पर गाने का शौक बहुत, मतलब जो बोलते हैं ना कि मैं बाथरूम सिंगर नहीं हूँ, घर के हॉल में गा सकती हूँ, पर गाना सुनना हाँ। ये बहुत अच्छा लगता है। और उस गाने के पीछे कौन सा राग है, जैसे मैंने कहा कि जी। या कौन से संगीतकार है, वो जानकारी रखना बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है। ये एक जानकारी के तौर पे, बाकी कुछ नहीं, जी, पर जी। मुझे अच्छा लगता है। तो हमारे श्रोताओं को आपके गायन की झलक मिल जाए। आपने कहा अभी कि आप बाथरूम सिंगर नहीं हैं। कोई हाँ, सोशल मतलब- गैदरिंग हो या घर में 4 मेहमान आ गए और उन्होंने अगर फरमाइश की, तो आपको कौन सा गीत गुनगुनाना पसंद करेंगी? तो एक काम करते हैं, मैं इसके आगे जो गाना आपको सुनाने वाली जी, हूँ, जी, जी। उसी की एक झलक मैं आपको इसमें सुना दूं। स्वागत है। मैं तेरे इश्क में मर ना जाऊं कहीं, वाह। तू मुझे आजमाने की
कोशिश न कर, खूबसूरत है तू तो हूँ मैं भी हंसी, मुझसे नजरें चुराने की कोशिश न कर, मैं तेरे इश्क में। क्या बात है, बहुत ही सुंदर गाती हैं आप। तो चलिए आसावरी जी, लोफर फिल्म का ये गाना हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं, और जी, इससे बिल्कुल। जुड़ा हुआ कोई किस्सा है तो हम आपसे सुनना चाहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, गीत के बाद सुनिए। जी बिल्कुल। मैं तेरे इश्क में मरना चाहूं कहीं, तू मुझे आजमाने की कोशिश न कर। मैं तेरे इश्क में मरना चाहूं कहीं, तू मुझे आजमाने की कोशिश न कर। खूबसूरत है तू तो हूँ मैं भी हंसी, मुझसे नजरें चुराने की कोशिश न कर। मैं तेरे इश्क शौक से तू मेरा इम्तिहान ले, शौक से तू मेरा इम्तिहान ले, तेरे कदमों पे रख दी है जान ले। बेखबर मान जा, जिद न कर तोड़ कर दिल मेरा, है मेरे हमनशी इस तरह मुस्कुराने की कोशिश न कर। खूबसूरत है तू तो हूँ मैं भी हंसी, मुझसे नजरें चुराने की कोशिश न कर। मैं तेरे इश्क में।
सफर फिल्म का गाना अपने श्रोताओं को हमने सुनवाया, और गीत से पहले हम बात कर रहे थे कि इस गीत से जुड़ी हुई कोई बात है जो आप हमें बताना चाहती है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत बचपन की बात है मेरे। मैं बहुत छोटी भी नहीं थी, कुछ 8th स्टैंडर्ड में रही होगी। उस वक्त से धर्म जी मुझे बहुत अच्छे लगते थे, जबकि समझ आने लगी थी और फिल्में देखना शुरू हो गया था। तो एक्चुअली ड्रीम बॉय मेरा, कोई भी सवाल पूछता था तो मुझे, यानी गुड्डी फिल्म में जया बहादुर ने जो भूमिका की थी वो आप जी रहे हैं। एग्जैक्टली, यू कैन से दैट। वो मैं बनी थी। जी आसावरी जी, ये जो आप जिक्र कर रही है मुझे याद आ रही है वो फिल्म गुड्डी, जिसमें जया बहादुरी जी ने जो अभिनय किया था। जी जी, वो रोल आप उस वक्त निभा रही थी। जी बिल्कुल बिल्कुल, असल में वही रोल मैं निभा रही थी। हाँ जी। इसके लिए मुझे गुड्डी फिल्म बहुत अच्छी भी लगी थी। और मैं ही नहीं, मेरी क्लास में जो भी लड़कियां थी, हाँ जी, वो सब धर्म जी के फैन थी। सबको धर्मेंद्र बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि धर्मवीर और उस टाइम में उनकी बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी, बाद में शोले, तो वो एक मतलब सबका ड्रीम बॉय बन गए थे धर्म जी उस वक्त। और ये जो गाना जब टीवी पे देखते थे, जैसे मैंने कहा कि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी जो था, तब से हम लोग छाया गीत देखते थे या गाने देखते थे, तो पूरी फिल्म देखने से भी गाने ज्यादा परिचित हुआ करते थे उस टाइम में। तो ये गाना लगता था तो ऐसा लगता था कि हाय, ये गाना तो मैं ही गा रही हूँ धर्म जी के लिए। जी। मतलब वो उम्र में वो मुझे ऐसा लगता था कि वाह, धर्म जी इज माय हीरो। सो ये गाने से वो यादें मेरी जुड़ी हुई है। कभी मौका मिला उनसे मिलने का? जी बिल्कुल, उनके साथ शूटिंग करने का मौका मिला, और दैट डे वाज, मतलब मैं आपको बोल नहीं सकती। एक फिल्म पर, वो फिल्म बैड लक ये हुआ कि वो फिल्म आई नहीं। उनके साथ मुझे एक सीन बहुत अच्छा करने को मिला था। और एक्चुअली उनके साथ ही सामने वाला कपल मैं और अनु कपूर जी थे, और ये और धर्म जी और रति अग्निहोत्री जी थी। ऐसे दो कपल्स की स्टोरी थी। लेकिन वो फिल्म मतलब आगे शूटिंग भी नहीं हुई और वो फिल्म ही नहीं बन पाई। पर वो पूरा दिन हमने साथ में शूटिंग किया, तो मैंने धर्म जी को बोला था, तो बोले बेटा थैंक यू। आपका सपना पूरा हुआ। सपना पूरा हुआ। मैंने कहा एक दिन तो धर्म जी से मिलके उनके साथ एटलीस्ट काम करना है या मिलना है, तो वो मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई थी उनको मिलके। क्या बात। रेडियो की बहुत अहम भूमिका होती है कई बार हमारे जीवन में। आपका किस तरह का साथ रहा आकाशवाणी से, विविध भारती चैनल के कब से आप सुनती रही हैं? बहुत पुराना साथ है। जैसे कि हम लोग स्कूल की तैयारियां करते थे सुबह सुबह, जी, जबकि समझिए ना, मैं उस वक्त रही हूँ कि 10 साल की, तो 9-10 साल की, और सुबह सुबह अपनी स्कूल जाने की तैयारियां होती है, अपना बैग भरना होता है स्कूल का, या कुछ तैयारियां करनी होती है। उस टाइम बैकग्राउंड में रेडियो चलता ही चलता रहता, सुबह के गाने। फिर जब भी थोड़ी थोड़ी बड़ी हो गई, कॉलेज जाने लगी, तो भी 11 बजे का रेडियो ऑन है, 11:30 बजे ऑन है, कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स तो सुनते ही आ रहे हैं। रेडियो बंद है ऐसा बहुत कम होता था। जब दोपहर को सोते थे तभी रेडियो बंद, मतलब मम्मी कभी सोती थी, हम लोग तो स्कूल चले जाते थे या कॉलेज चले जाते थे। लेकिन आने के बाद भी जब भी टीवी आया, अपने पास इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में, उसके बाद भी रात को बीना का गीतमाला ये सुनने के पहले हमारे घर में कभी सोते नहीं थे मेरे मम्मी डैडी। तो 11 बजे अमीन सयानी जी की आवाज सुनने के बाद ही हम लोग वो कार्यक्रम सुनते थे, और फिर हम लोग भी मतलब नींद उसी गानों में से लगती थी। ऐसी यादें जुड़ी हुई है। तो सुबह से शाम या रात तक रेडियो का साथ रहा ही है। और उस टाइम में वो जो बड़े वाले रेडियो होते थे, अभी के कारवां है उसकी बात नहीं कर रही हूँ, बहुत बड़ा रेडियो होता था, जो वुडन का होता था, उसको बहुत बड़ा सा राउंड वाला नॉब होता था, और उसमें एक जैसा टेम्परेचर का कांटा कैसे रहता है, वैसा कांटा हिलने वाला वो रेडियो स्टेशन उसमें एडजस्ट करते थे। वो वाला बहुत बड़ा रेडियो होता था। और वो बड़ा रेडियो जिसके घर में है, वो एकदम मतलब ऐसे भाव खाने वाली बात होती थी कि इनके पास बहुत बड़ा रेडियो है। तो वो उसका साथ तो बहुत पुराना जुड़ा हुआ है जी। और ये विविध भारती है, ये तो हम कभी भूल ही नहीं सकते। तब सोचा नहीं होगा कि कभी विविध भारती के स्टूडियो में जाने का मौका मिलेगा? बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ेंगे, आपकी फिल्मों के बारे में, सीरियल्स के बारे में विस्तार से बात करेंगे, मगर यहाँ फिर एक गाने का वक्त आ गया है जी। अभी हम चलते हैं इस गाने की ओर, जो है 16 बरस की बाली उमर को सलाम। एक दूजे के लिए फिल्म का बहुत ही खूबसूरत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत है। जी, और बहुत ही खूबसूरत गाना है जी। इस फिल्म के बारे में भी आप कुछ बताएंगी, मगर गाने के बाद जी। कोशिश करके देख ले, दरिया सारे, नदियां सारी, दिल की लगी
बुझती है हर चिंगारी।
एक दूजे के लिए फिल्म का ये गाना अपने श्रोताओं को हमने सुनवाया। और आसावरी जी, इस गीत के बारे में आप कुछ बताने वाली थी। गीत के बारे में ऐसा नहीं, पर मैं वो फिल्म के बारे में जरूर बताना चाहूंगी, क्योंकि ये फिल्म जब रिलीज हुई ना तब मैं कॉलेज में थी। और वो दौर ऐसा था ना कि रति अग्निहोत्री और कमल हसन जी की ये फिल्म थी। और इतना इम्पैक्ट था वो लव स्टोरी का कि उस टाइम में बहुत सारे कपल्स ने सुसाइड किया था। इफ यू आर नॉट मिस, मतलब आपको अगर याद आ रहा है तो देखिए कि उस टाइम में घबराहट भी हुई थी कि ये फिल्म देखते हैं और जिनका असफल है, उनको लगता है कि हमारी शादी नहीं होगी, वो कपल्स ने सुसाइड किया था। तो मेरे घर में भी थोड़ा सा प्रेशर ऐसा था कि कॉलेज में जाती है, पता नहीं ये फिल्म देखेगी, उसको कुछ ऐसा लगेगा तो इसको ये फिल्म ही नहीं देखने देते। मुझे वो फिल्म ही नहीं देखने दी थी मेरे पेरेंट्स ने डर के मारे। पर एक्चुअली ऐसा माहौल था कि हर किसी ऐसे सुनने में आता था कि अरे वो कपल ने सुसाइड किया। दैट वाज वेरी सैड थिंग। पर वो इम्पैक्ट इतना था कि वो ऐसी लव स्टोरी सक्सेसफुल नहीं होती, ऐसा कुछ उससे एक इम्प्रेशन पड़ गया था वो फिल्म से। और बहुत सारी ट्रेजेडीज हुई थी उस जमाने में। आई एम टॉकिंग अबाउट 82-83 जी, जब ये फिल्म रिलीज हुई। जी, आपके करियर के बारे में अब जानते हैं। अब वो वक्त कौन सा था कि जब पहली बार आपको एक प्रोफेशनल एक्टर के रूप में आपने मंच पे जो एंट्री ली थी वो तो आपने बताया, मगर किसी सीरियल के लिए या फिल्म के लिए पहली बार आपको सिलेक्ट किया गया, वो कौन सा? मराठी फिल्म थी माझं घर माझा संसार। और मराठी के बहुत ही अवार्ड विनिंग डायरेक्टर है राज दत्त जी। उनके साथ मुझे काम करने का ये मौका मिला पहली फिल्म में। तो बहुत कुछ सीखने का चांस मुझे वहीं पे मिल गया था। मतलब भगवान की कृपा है कि प्रोफेशनली जब एंटर हुई तो इतने अच्छे डायरेक्टर के साथ ही काम करने का मौका मिला था। पर उस वक्त मराठी फिल्म बनने का ट्रेंड भी अलग था। आज का ट्रेंड देखा जाए तो कंपैरिजन नहीं हो सकती उसमें। वहां पे सीखने की बहुत तैयारी से ही हम लोग आते थे कि मुझे सीखना है वहां जाके, मैं जो करूंगी वो चलता है, वो वाली बात नहीं थी। आई एम अ बिगिनर, आई एम अ लर्नर। सो वो एटीट्यूड रख के हम लोग काम करते थे। तो वो एक्सपीरियंस ही अलग था। और वो गुरु के समान थे। हमारे डायरेक्टर जो होते थे, कोई भी जो हमें सिखा रहे, वो गुरु के तौर पे हम उनका रिस्पेक्ट करते थे। तो वो थोड़ा एक अलग माहौल होता था उस वक्त। अनायास ही आपके इस उत्तर में तब की मराठी फिल्मों का निर्माण किस तरह से होता था और आज किस तरह से बन रही है, ये बात उभर के आ गई है। ये भी जानना चाहेंगे कि क्या फर्क लगता है आपको? फर्क ऐसा है ना कि थोड़ा अच्छा है, थोड़ा बुरा कहूंगी। अच्छा इसके लिए है कि टेक्निकली हम बहुत आगे गए हैं जी। मराठी फिल्म की कंपैरिजन में, क्योंकि ये रीजनल है। इसका बॉलीवुड की फिल्मों से हमेशा कंपैरिजन होती है, जो रीजनल फिल्में होती है उनकी। तो मराठी फिल्मों का जो लेवल था वो बहुत नीचे था पहले टेक्निकली। वी वेर नॉट एडवांस्ड। अभी जो मराठी फिल्में बन रही है वो बिल्कुल हिंदी के तौर पे बन रही है। मतलब कोरियोग्राफी देखो या उसका टेक्निकल, उसका सिनेमेटोग्राफी देखो, उसके डायरेक्शन की स्टाइल देखो, एक कंपैरिजन अब बॉलीवुड के फिल्मों के साथ करते हैं जी। ये लेवल पे मराठी फिल्म आ गई है जी। बहुत अच्छा बदलाव माना जाए इसे। आपके हिंदी फिल्मों में और हिंदी सीरियल्स में शुरुआत जो हुई थी उसके बारे में अब जानेंगे, मगर उससे पहले एक गाना। ये भी हम लोग एक दूसरे के लिए का ही सुनेंगे, क्योंकि उस फिल्म के सभी गाने अच्छे थे जी। तो ये तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। आइए सुनिए।
அப்படியா? जैसे सब समझ गया। நீ ரொம்ப அழகா இருக்க. रुम्बा? ये रुम्बा रुम्बा क्या है? பரவாயில்லையே, நீ நல்லா பாடுற. क्या? तुम तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, कैसा है ये बंधन अनजाना। आज के मेहमान इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अभिनेत्री आसावरी जोशी से जयंत पात्रिकर की बातचीत। आज आपने सुना इस बातचीत का पहला भाग। इस बातचीत का दूसरा भाग आपको सुनवाएंगे अगले बुधवार को आज के मेहमान कार्यक्रम में। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। आज पिटारा लाया था। आज के मेहमान। आप और हम अब मिलेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन, मगर पिटारा तो भाई हर रोज खोला जाता है। कल भी खोलिए, रोज खोलिए और सुनिए पिटारा पिटारा पिटारा।